फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ को आंसर करूंगा। ये क्वेरीज़ हमेशा ही आता है आप लोगों का। फर्स्ट क्वेरी है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, जिसको इन दोनों के बारे में थोड़ा पता है, थोड़ा के डिफरेंसेस क्या है, उसे शायद ये सुनकर हंसी आ रहा हो कि अरे कैसे कोई पूछ सकता है इन दोनों में अच्छा कौन सा है। अच्छा तो एक है, ये तो क्वाइट क्लियर है, इसमें तो डाउट ही नहीं। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस शायद सही नहीं है। ये दोनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। क्यों हैं ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। नंबर सेकंड, रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में क्या हम स्विच कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या हमें ये करना चाहिए। तो इन दोनों क्वेरीज को मैं डिटेल में आंसर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इन क्वेरीज के आंसर को सही से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम म्यूचुअल फंड्स का अपना इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। तो जनरली हम 3 ऑप्शंस के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट है कि हम डायरेक्टली करें, लाइक जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके वेबसाइट से डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दें या फिर उनके ऑफिस पर विजिट करें, डायरेक्टली कर दें। ये एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स अगर आप डायरेक्टली जाकर कर रहे हैं तो सब कुछ आप खुद से कर रहे हैं, लाइक म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन आप खुद से कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का जो फ्यूचर में पोर्टफोलियो रिव्यू होगा वो भी आप खुद से करेंगे। तो सभी कुछ आप खुद से कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट। सेकंड हो सकता है कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की मदद लें। तो यहाँ पे वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अलग से आपसे एक फ़ी चार्ज करेगा। वो आप फ़ी देंगे तो वो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम सजेस्ट करेगा और फिर वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो सकता है। और तीसरा तरीका होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको हेल्प करेंगे आपके म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में और साथ ही पोर्टफोलियो रिव्यू में। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की तरह डायरेक्टली अपफ्रंट वो आपसे फ़ी चार्ज नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन मिलेगा म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के द्वारा। तो देखिए, मोस्टली इसी 3 तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में डिफरेंसेस क्या हैं? तो देखिए, डायरेक्ट प्लान आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए जो एक्सपेंस रेशियो होगा उस स्कीम का वो थोड़ा कम होगा। जबकि रेगुलर प्लान आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीद रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आपको सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनी उस डिस्ट्रीब्यूटर को एक कमीशन देगा और उस कमीशन के कारण रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो हमेशा ही डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो ऑफकोर्स ये स्कीम टू स्कीम वेरी करेगा, आपको चेक करना होगा, लेकिन हाँ रफली 0.4 to 0.5% का डिफरेंस ज़रूर होगा। सम केसेस उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखिए, एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा आ रहा है तो बिल्कुल उसका रिटर्न्स कम आएगा। इसीलिए डायरेक्ट प्लान का अगर आप एनएवी देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा और रेगुलर प्लान का कम दिखेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम है जिसके कारण रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा आता है, और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है इसलिए रिटर्न्स थोड़ा कम आएगा। और अगर आप 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न्स देखें इन इक्विटी स्कीम्स का, रफली मैं बता रहा हूँ, अगेन स्कीम टू स्कीम वेरी करेगा, तो 10 ईयर का एनुअलाइज रिटर्न में आपको 1 to 1.5% का डिफरेंस देखने को मिलता है जनरली। मतलब एनुअलाइज मैं बता रहा हूँ, तो ऑफकोर्स ये बड़ा डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, ये डिफरेंस देखकर तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ तो ये तो नो ब्रेनर है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। ये तो सिंपल, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा अच्छा है। सभी को डायरेक्ट प्लान के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन देखिए, ये जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पे एक इशू है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जनरली हम सिंप्लीफाई तरीके से 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर ऐसा है जिसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का अच्छा खासा आइडिया है, वो खुद से स्कीम सेलेक्ट कर सकता है, उसका पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर सकता है, मार्केट्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो डिसीजन खुद से ले सकता है। और दूसरे वैसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जिन्हें या तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड्स का या मार्केट का, या फिर है भी तो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे उस जानकारी के आधार पे वो खुद से अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, साथ ही उसका पोर्टफोलियो रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं। मार्केट का भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मार्केट जब गिर जाता है या मार्केट जब उठ जाता है तो उसके बेसिस पे वो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका डिसीजन लेने लगते हैं, जो कि ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है। तो देखिए, ये 2 तरीके के इन्वेस्टर हैं। और तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी भी प्रोडक्ट को
जनरली हमें अच्छा या ख़राब बोलने से अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। जो आपके लिए सूटेबल है वो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए सूटेबल नहीं है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो आपके लिए सूटेबल है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी सूटेबल हो। तो इसीलिए मैंने इन्वेस्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे म्यूचुअल फंड्स का अच्छा खासा आइडिया है, मार्केट्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हमेशा मेंटेन किया है। लेकिन हाँ, बेसिक नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए और मार्केट्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ताकि आप खुद से म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकें और उसका पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर सकें। तो अगर आपको इतना आइडिया है तब तो आपको हमेशा ही म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट प्लान आपके लिए बेस्ट है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर, आपको म्यूचुअल फंड्स का आइडिया ही नहीं है, मार्केट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो सारे डिसीजंस आपको खुद लेने होंगे। खुद से फंड सेलेक्ट करना है, खुद से उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, फिर मार्केट में थोड़े बहुत चेंजेस आएँ उसके आधार पे अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो भी आपको खुद लेना होगा। म्यूचुअल फंड कंपनी के एंड से अगर कुछ इश्यू आता है, आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ इश्यू आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो भी आपको खुद से हैंडल करना होगा। तो अगर आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है तो आप ये कैसे करेंगे? तो इस तरह के इन्वेस्टर्स को अगर देखा जाए तो इस तरह के इन्वेस्टर्स के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, खुद से तो आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रॉन्ग नंबर लगने के चांसेस बहुत हैं। बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो या तो आपके रिटर्न्स काफ़ी कम आएंगे या फिर ज़्यादातर केसेस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे अच्छा होगा कि आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ जाएं। वो आपसे अपफ्रंट कुछ फ़ी चार्ज करेंगे और वहाँ से आप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कभी भी आप किसी का सर्विस लेंगे तो फ्री में नहीं मिलेगा। तो वो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, लेकिन वो भी आपसे फ़ी चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे ये वेरी करता है, बट हाँ अबाउट 0.4-0.5% इतना तो चार्ज करता ही चाहिए। बट देन ये वेरी करता है, आप जिसके पास जा रहे हैं उनसे आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कितना चार्ज करेंगे। ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटर्स का। डिस्ट्रीब्यूटर्स देखिए इंडिविजुअल भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक्स भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कई ब्रोकर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको काफ़ी कम मिलेंगे इंडिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, सेकंड ऑफ कोर्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का हेल्प लें। अलग से वो कोई फ़ी चार्ज नहीं कर सकते हैं, अलाउड ही नहीं है सेबी के एंड से। तो सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनी से कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सर्विस दे रहे हैं तो आपको थोड़ा रिटर्न्स कम आएगा आपको। लेकिन सिमिलरली सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में भी जो आप अपफ्रंट फ़ी दे रहे हैं वहाँ पे भी, तो अगर आप कंसिडर करें तो वहाँ भी ओवरऑल रिटर्न्स आपके थोड़े कम होंगे। लेकिन ये बिल्कुल जस्टिफाइड है खुद से बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना, जाके जहाँ की ज़्यादातर चांसेस है कि आपको या तो लॉस होगा या काफ़ी कम रिटर्न आएगा, प्लस आप शायद लॉन्ग टर्म तक बने भी ना रह पाएँ। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मोस्टली आपका अच्छा नहीं आएगा। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ऑप्शन है कि भाई थोड़ा मैं फ़ी दे दूँ किसी एक्सपर्ट को और उसकी मदद से मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊं और सारे पोर्टफोलियो रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक्सपर्ट पूरा करेगा। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन ही ज़्यादा अच्छा है वैसे इन्वेस्टर्स के लिए जिन्हें म्यूचुअल फंड्स या मार्केट्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ना रेगुलर प्लान ख़राब है, ना डायरेक्ट प्लान ख़राब है, ना डायरेक्ट प्लान अच्छा है, ना रेगुलर प्लान अच्छा है। इस तरह से नहीं देखें, आप देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। आप खुद देखिए कि आपको म्यूचुअल फंड्स का कितना नॉलेज है, मार्केट्स का कितना नॉलेज है, और उसके आधार पे आप डिसाइड कीजिए। नाउ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एज ऑप्शन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अपफ्रंट फ़ी लेंगे और आपको जो हम एज्यूम करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का एडवाइस देंगे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बहुत कम मिलेंगे। फर्स्ट तो ये कि नया कॉन्सेप्ट है रिलेटिवली, उसके कारण कम है। दूसरा, सेबी का जो गाइडलाइंस है इनके रिगार्डिंग वो बहुत टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो ज़्यादातर लोग बनना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ दोज गाइडलाइंस नहीं बनना चाहते हैं। अननेसेसरी हेडेक कौन लेगा, तो ये है। दूसरा ये भी है कि देखिए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपसे अपफ्रंट फ़ी चार्ज करते हैं, उन्हें अलग से कोई कमीशन नहीं मिलता है। और इंडिया में अभी भी
अगर आप इन्वेस्टर्स को देखें तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वो इनडायरेक्टली लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी के कमीशन का जो रेगुलर प्लान है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं कि उनका पैसा जा रहा है, इनडायरेक्टली पैसा देने में वो कंफर्टेबल है। लेकिन जब डायरेक्टली उन्हें पैसा ट्रांसफ़र करने की बात होगी या फिर चेक काट कर किसी को देना होगा थर्ड पार्टी को एडवाइस के लिए, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं। ऑफ कोर्स चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारे लोग अब आगे आ रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं अपफ्रंट, लेकिन अभी भी इंडिया में टाइम लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अगर आप देखें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो इनका टेस्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का वो बहुत ईजी है, ज़्यादातर लोग आसानी से पास कर सकते हैं, और प्लस ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो इस कारण से आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत भर भर के मिलेंगे। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होंगे, ज़्यादातर बड़े कस्टमर्स के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स छोटे भी आपको मिलेंगे जो कि अबाउट 500,000 2,000 स्मॉल अमाउंट को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्वेस्टर्स का कंसर्न ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को म्यूचुअल फंड से कमीशन मिल रहा है, तो जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में उसे कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, नेचुरली वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा उसी स्कीम को बेचे। तो ये कंसर्न होता है, काफ़ी हद तक सही भी है और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कि मिस सेलिंग नहीं है, मिस सेलिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आप अपना होमवर्क करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कौन सा अच्छा है उसके पास जाते हैं। कार खरीदते हैं तो पहले आप खुद का होमवर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं। इसी तरह से आप कोई भी सर्विस के लिए जाते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले आप होमवर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं और कोई अच्छा सेलेक्ट करके जाते हैं। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर में भी आपको वही करना होगा, या फिर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास भी जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको करना होगा, खुद का होमवर्क करना होगा। जो भी है काफ़ी सालों से काम कर रहा है, अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है, नॉलेज अच्छा है और अच्छा खासा फीडबैक है। आजकल फीडबैक तो आपको गूगल पे आसानी से ज़्यादातर लोगों का मिल जाता है, तो ये सब चेक करके ही जाएंगे ना। म्यूचुअल फंड स्कीम में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट प्लान है और कौन सा रेगुलर प्लान है? तो देखिए जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, या फिर आप हार्ड कॉपी भी अगर उसका फिल करते हैं, फिजिकल कॉपी, वहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का। तो अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप डायरेक्ट प्लान ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रेगुलर बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करेंगे। और किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का ARN कोड आएगा, उसका नाम आएगा। तो अगर आप स्टेटमेंट अपना चेक करेंगे वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान लिखा होगा स्कीम के बाद, लाइक जो स्कीम नेम है वो पहले होगा, उसके बाद रेगुलर या डायरेक्ट प्लान लिखा होगा। सिमिलरली स्टेटमेंट में अगर आपने किसी का हेल्प नहीं लिया, खुद से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटर का ब्लॉक खाली होगा। अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट किया तो उसका नाम होगा, उसका ARN कोड होगा। तो इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान रिफ्लेक्ट करेगा, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपके लिए सूटेबल है आप सेलेक्ट कर सकते। नाउ हम जान लेते हैं कि रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में हम स्विच कर सकते हैं कि नहीं, और अगर स्विच करना है तो कैसे होगा। तो देखिए बिल्कुल हम स्विच कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि जिसे म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है अच्छा खासा, मार्केट्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया है, जो कि खुद से इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है म्यूचुअल फंड में, तो उस तरह के इन्वेस्टर को तो रेगुलर प्लान में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा ही डायरेक्ट प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए उस तरह के इन्वेस्टर मान लीजिए गलती से उन्होंने किसी रेगुलर प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर हो सकता है उस समय उन्हें मार्केट नॉलेज नहीं था, काफ़ी अच्छा हो गया है, उनके पास सफिशिएंट टाइम भी है, नॉलेज भी है कि खुद से वो मैनेज कर सकें। इन दैट केस उन्हें बिल्कुल डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कैसे होगा? तो देखिए जब भी आप स्विच करेंगे रेगुलर टू डायरेक्ट तो उसे एक रिडम्पशन माना जाएगा और न्यू सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको बेचना होगा अपने स्कीम्स को, और बेचते वक्त आपको एग्जिट लोड और साथ ही टैक्सेशन का ध्यान रखना होगा, ये दोनों एप्लीकेबल होगा। और उसके बाद जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे को आप न्यू स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके डायरेक्ट प्लान में। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि अलग से ऑफ कोर्स स्विच करने का कोई चार्जेस नहीं है, स्विच आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट लोड और टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, उसे बिना ध्यान में रखे हुए बिल्कुल भी स्विच नहीं करें। जब भी आपको रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करना हो तो वहाँ पे आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। देखिए एक तो हुआ कि अगर आपको नए स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो वो तो नो ब्रेनर है, बिल्कुल आप हमेशा ही डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आपको मार्केट्स या फिर म्यूचुअल फंड्स का आइडिया है। उसके बाद अगर आपका रेगुलर प्लान में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से स्विच करना है तो देखिए अगर किसी का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए फ्यू मंथ्स या 1-2 साल में निकालना है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है,
तब तो कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ अगर कुछ पीरियड के लिए है। लेकिन हाँ, किसी का अगर लॉन्ग टर्म अभी भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, उस तरह का अगर होराइजन है, तो उस समय तो मतलब बनता है कि हम रेगुलर टू डायरेक्ट प्लान में स्विच करें। लेकिन हाँ, स्विच करते वक्त एग्जिट लोड और टैक्सेशन हमेशा ध्यान में रखें। एक खुद के एंड से थोड़ा एक कैलकुलेशन कर लें कि ये जो मैं स्विच करने जा रहा हूँ तो एग्जिट लोड तो नहीं, अगर है तो कितना लगेगा, उसके कारण मेरा प्रॉफिट कितना जाएगा। उसी तरह से टैक्सेशन में मेरा अगर प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट मेरा टैक्सेशन में चला जाएगा। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में रखने के बाद ही आप स्विच करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।